हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और सामने का टॉपिक देख के आप समझ गए होंगे, यूरोपियों का आगमन। अब यूरोपी कौन होते हैं, अभी तो आप बस सिंपली समझ लो, बाहर से आए हुए वो लोग जिनकी वजह से कहीं ना कहीं हम लोग मॉडर्न की तरफ ज्यादा बढ़े। और इन मॉडर्निटी में कौन कौन से लोग थे। एंट्री ऑफ यूरोपियंस एंड इंडिया एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति भी हम लोग कई बार देखते हैं। और कहीं ना कहीं यूरोपी आए और कुछ ऐसी चीजें घटी और ऐसी घटनाएं घटी, और कहीं ना कहीं आप खुद ही जानते हो, हिंदुस्तान कई बार किसी न किसी तरह से कुछ लोगों की वजह से गुलाम तो रहा है। अब वो गुलाम क्यों रहा है और कौन कौन से रीजन रहे हैं, वो आप सभी लोग आज भी देख रहे हैं, पहले भी देख रहे हैं। बदला कुछ नहीं है, केवल तरीके बदले हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि किस तरह से यूरोपी आए, कौन कौन से लोग आए। आप खुद ही जानते हो कि पुर्तगाली आए, डच भी आए, अंग्रेज भी आए, फ्रांसीसी भी आए, बहुत सारे ऐसे लोग आए जिनकी वजह से भारत में अलग अलग हलचलें, परिस्थितियां और नेचर सिग्नेचर, बहुत सारे चेंजेस हुए। अभी नेचर सिग्नेचर क्यों मैंने बोला, क्योंकि यहाँ पे लोगों का जो पहनावा था वो चेंजेस हुए। बोली है, जिसने कभी इंग्लिश शब्द नहीं सुने थे, उनको जाना, समझा, कल्चर समझा। अब उसी तरह से मैंने बोला ना, सिग्नेचर, एक तरीका, एक टाइप भी चेंज हुआ। तो ये सारी चीजें बहुत कहीं ना कहीं अगर इम्पोर्टेंट की तरफ बढ़ते हैं। कई सारे ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं, अगर हम राजाओं की बात करें, राजा भी इन्हीं कल्चर से ढल नहीं पाए और लोगों की बातें समझ में नहीं आए। इसकी वजह से भी इनकी राजनीति कहीं ना कहीं फेल हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को आज हम देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं टॉपिक को, अच्छे से समझिएगा कि किस तरह से इनका आना हुआ और इंडिया में धीरे धीरे इन्होंने अपना प्रभुत्व जमाया। और ये प्रभुत्व ही कहीं ना कहीं बड़ा खतरनाक भी हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे वो जो भी बाहरी आक्रमणकारी हुए, उनका मेन काम था लूटना। भारत सोने की चिड़िया से सोने के पंख भी नहीं रह गए। बस अब उन्हीं की कहानी जानते हैं। तो अगर हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, देखिएगा, एंट्री ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। कैसे ये लोग आए। भाई देखिए, बहुत लोग बोलते हैं ना कि खोज हुई, समुद्री रास्ते खोज हुई, कौन किसने खोजा। हम्म कोलंबस कौन था, वास्को डिगामा कौन था, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो भारत की तरफ बढ़े। कुछ भारत के अंदर एंट्री कर गए, कुछ बाहरी दुनिया में प्रवेश कर गए। अलग अलग चीजों को खोजा गया और कहीं ना कहीं समुद्री रास्तों को खोजा गया। धरातल पे, धरती पे आने जाने के तो कई साधन लोगों ने बना लिए थे, पर समुंदर एक बहुत बड़ा एरिया है, जिसकी वजह से लोग तरह तरह से भटकते थे। पर कुछ भटकने की वजह से अच्छी जगह पहुंच जाते थे और कुछ खराब जगह। तो यहाँ पे कुछ वैसे ही अगर आप देखें, तो कैसे अराइवल ऑफ यूरोपियंस की बात करते हैं, तो किस तरह से आए। जहाजों के रास्ते से ही हमने बोला ना, कि जहाजों के रास्ते से कैसे शुरुआत हुई, कैसे ये लोग जाने। तो यहाँ पे देखिए, वाई यूरोपियन पावर्स इंटर इंडिया। ठीक है, तो वेल्थ एंड ट्रेड। देखिए, अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो टॉपिक दिख के आ रहा है, कि भाई सबसे बड़ा जो टॉपिक यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें, तो सबसे बड़ा टॉपिक दिख रहा है वेल्थ एंड ट्रेड। तो भाई सबसे बड़ी बात है ना, कि लोग पहले मैंने बताया था ना कि हड़प्पा या इंडस वैली में क्वाटा सिस्टम चलता था, लेन देन का सिस्टम चलता था। उसी तरह से अगर हम देखें, तो यहाँ भी बच्चों क्या हुआ, कि भाई लोग आए
और लोगों का मेन मकसद क्या था कि भाई यहाँ पे जो सामान होता है वो हम अपने वहां ले जाएंगे और वो अपने वहां का सामान यहाँ बेच देंगे। कुछ उस तरह की ही परिस्थितियां थी और लोग यहाँ पर बिजनेस की वजह से आए। अब ट्रेड इन एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट लाइक कॉटन, ठीक है। जैसे कॉटन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ने पढ़ा भी था इंडस वैली में कि कॉटन में सबसे पहले हमारा ही क्षेत्र रहा है। इंडिया वॉज द मेजर सोर्स ऑफ द स्पाइसेस, मसाले। आपने खुद ही समझा होगा, जब अंग्रेजों का नाम लेते हैं तो मसालों की बात करते हैं, काली मिर्च की बात करते हैं। और उन्हीं काली मिर्च और उन्हीं सबका व्यापार की वजह से अंग्रेजों का भारत आना हुआ। और कहीं ना कहीं वो काली मिर्च जहाँ अगर हम देखें तो अंग्रेजों के वहां नहीं मिलती थी और उनके बचाने के कई साधन भी नहीं थे, पर भारत में काफी उपलब्ध था। उन चीजों की वजह से काफी व्यापार हुआ और चीजें आगे बढ़ी। तो इन चीजों को ही अगर आपको देखना है कि मेन मकसद था व्यापार, और व्यापार के द्वारा ऐसे लेन देन जो बाहर नहीं होते थे वो यहाँ से मसालों को ले जाके और ऊंचे रेट पे बेचना। और उन्हीं चीजों से इंटरेस्ट लेकर अन्य यूरोपियंस भी आए, अलग अलग क्षेत्र से आए कि भाई भारत में तो बहुत सारी चीजों का भंडार है और उन चीजों को लेकर हम यहाँ पर अमीर बन रहे हैं, तो क्यों ना व्यापार एक बड़े स्तर पे किया जाए, फैक्ट्रियां बनाई जाए, घर बनाए जाए, जिसकी वजह से भाई फैक्ट्री बनाएंगे तो कोई रहेगा भी, रहेगा तो घर बनाए जाएंगे, कॉलोनियां बनाई जाएंगी, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं इन महाशय की, पोर्टुगीज, मतलब जिनको हम लोग पुर्तगाली बोलते हैं, हिंदी में आपने देखा होगा पुर्तगाली, ठीक है। पोर्टुगीज फर्स्ट डिस्कवर्ड अ डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया, ठीक है। तो भाई पुर्तगीज के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो बहुत अच्छी तरह से जानना है, क्योंकि भाई पुर्तगीज ही थे जिन्होंने कई बार किसी न किसी तरह से, गुजरात के कैंडिडेट थे या कई ऐसे व्यापारी थे जिनसे पूछ पूछ के कहीं ना कहीं ये लोग भारत आए और भारत में एक नई तरह की दुनिया देखी, लोगों को देखा, समझा और बहुत सारी चीजों का नॉलेज लिया। समुद्री रास्ते से जब इनका आना जाना हुआ तो कैंडिडेट था वास्को ड गामा। वास्को ड गामा, डी बोलते हैं, वास्को डी गामा अराइव एट कालीकट इन 1948। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको ध्यान रखिएगा। जो वास्को डी गामा था वो कालीकट पे पहली बार उतरा और वो समय था 1498। 1498, तो ये समय आप खुद ही समझ रहे होंगे कि किसके समय की हम लोग बात कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत चल रही थी, दिल्ली सल्तनत। और सुनने में आ रहा है कि अब दिल्ली सल्तनत एंड मुगल पीरियड एनसीईआरटी की बुक से हटा दिया जाएगा और कुछ चेंजेस किए जाएंगे। अब आगे देखते हैं यहाँ पर कालीकट इन 1498, वहां पे कौन मिला? किंग जमोरिन। वेलकम हिम एंड बेस्टॉट ऑफ हिम सर्टेन प्रिविलेज। भाई उसका वेलकम किया किंग जमोरिन ने। किंग जमोरिन ने स्वागत किया, अपनी वहां की चीजें खिलाई पिलाई, उनका सहयोग किया बहुत तरह से। तो मैंने बोला जो अंडरलाइन किया है उसको ध्यान रखिएगा कि भाई वास्को डी गामा जैसे ही भारत एंटर करता है, कौन मिला उसे? तो किंग जमोरिन मिला। कब आया? 1498। कहाँ पे उतरा? कालीकट। कौन आया? वास्को डी गामा। कौन था? पुर्तगाली था। ये चीजें याद रखनी। वास्को डी गामा रिटर्न विद अ कार्गो रिच कार्गो he earned 60 times the cost of his one। तो भाई देखिए यहाँ पे अगर आप देखें वास्को डी गामा जब वापस हुआ, ठीक है, उसके बाद भी कई बार आया गया, ठीक है, और कई तरह से अगर देखा जाए तो बहुत ही महंगी चीजें बेची और उसको बहुत फायदा हुआ, जिसके द्वारा उसके कई सारे लोग भारत आए। फर्स्ट फैक्ट्री जो बनाई थी, अगर कभी पूछा जाए
कि भाई कालीकट में ही तो उतरा था। कहाँ उतरा था? कालीकट में उतरा था। तो फर्स्ट फैक्ट्री, फैक्ट्री आप खुद ही समझते हो, फैक्ट्री जैसा शब्द कहाँ से आया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो अगर हम मैं बात करता हूँ कि फर्स्ट फैक्ट्री विदेशियों ने, यूरोपियंस ने कहाँ लगाई, तो कालीकट। ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और 1505 एडी, मतलब 1505 ईस्वी, 1505 ईस्वी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा फ्रांसिस्को, एक नाम और सुनिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। अब ये नया कैंडिडेट है, क्योंकि वास्को डी गामा तो चला गया था, पर उसकी जगह आया था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट, अब यहाँ पे लिखिएगा कितना इंपॉर्टेंट, पुर्तगीज गवर्नर इन इंडिया। वास्को डी गामा चला गया, लोगों को बताया कि भाई ये चीजें भारत में हैं, और मसाले भी अत्यधिक हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम अपने वहां लाके अच्छी कीमत पे बेच सकते हैं, और अच्छी डिमांड है। तो एक कैंडिडेट आया फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, वो पहला भारत का गवर्नर पुर्तगालियों की तरफ से बन के आया। ब्लू वाटर पॉलिसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर मतलब समुद्री रास्ता, समुद्र का पानी, ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि समुद्री रास्ता जो था, कहीं ना कहीं उस पर कब्जा जमाना, कि भाई जो इधर से सामान आएगा उस पर कहीं ना कहीं टैक्स वगैरह देना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। फॉर कंट्रोलिंग, देखो है, फॉर कंट्रोलिंग द इंडियन ओशियन, ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत कहीं ना कहीं इंडियन ओशियन पे कंट्रोल करने की कहानी शुरू हो गई। देखो भाई, बाहरी विदेशी आएगा, कोई भी विदेशी हो, अभी भी भारत में कई सारे विदेशी हैं, और आप खुद ही देख रहे होंगे कि इस समय पहलगाम का जो हमला हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, और कई लोग बाहर जा रहे हैं, और कई सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो देश की अस्मिता को खतरा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अल्फांसो डी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अब ये देखिए नया नाम। अब अल्फांसो से एक आम की कैटेगरी भी आती है, अल्फांसो, उसको समझिए मत समझ लीजिएगा। पहले वास्को डी गामा, फिर फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कैप्चर गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर इन 1510 एडी, मतलब 1510 ईस्वी। 1510 ईस्वी आप खुद ही समझ सकते हैं, 1510 तक भी अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत चल रही थी, दिल्ली सल्तनत चल रही थी, लोधी साम्राज्य चल रहा था, ये चीज दिमाग में रखिएगा। और फ्रांसिस्को अल्फांसो डी अल्बुकर्क गोवा जैसी जगह पे सब कैप्चर करने लगा। आपने खुद भी सुना होगा कि आजादी के बाद भी, 1947 के बाद भी पुर्तगाली इंडिया में थे, और कई सालों के बाद पुर्तगाली भारत को छोड़ के, मतलब गोवा को छोड़कर गए। तो ये सब चीजें बहुत ही ध्यान देने वाली बातें हैं, ध्यान रखिएगा और समझने वाली। तो यहाँ पे आप खुद ही नाम सुन लिए होंगे, वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा और अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये सारी चीजें देखिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अच्छे से समझिएगा। अब बात करते हैं पुर्तगीज इन इंडिया। अगर इनकी बात करें तो गोवा बिकेम द हेडक्वार्टर। अब देखिए, गोवा पे तो कब्जा कर ही लिया, और आज गोवा कहीं ना कहीं एक भारत का एक ऐसा राज्य बन गया है, कहीं ना कहीं जहाँ पे बहुत अच्छी सी कमाई होती है, बहुत से लोग टहलने, घूमने, पार्टी करने लोग जाते हैं। ऑफ द पुर्तगीज सेटलमेंट इन इंडिया, अब देखिए ये एक ऐसी जगह थी गोवा, जिसको उन्होंने हेडक्वार्टर बनाया, और एक कहीं ना कहीं सेटलमेंट का रास्ता खोज लिया पुर्तगीज के लिए।
और कहीं ना कहीं पुर्तगीज हर जगह से तो चले गए थे, पर गोवा बहुत बाद में छोड़ा है आजादी के बाद, 1947 के बाद। पुर्तगीज होल्ड ओवर द कोस्टल एरिया एंड सुपरियॉरिटी इन नेवल पावर हेल्प देम सिग्निफिकेंटली। ठीक है, देखिए पुर्तगीज ने क्या किया, बहुत सारी एरिया को होल्ड कर लिया और बहुत सारी चीजों पे इन्होंने कब्जा कर लिया। बहुत सारी ऐसी जगहें जो कि समुद्र के किनारे एरिया ऐसे थे जिन पे इनका कब्जा हो गया, और कहीं ना कहीं जो भी सप्लाई हो रही थी उन पे कहीं ना कहीं आज ज्यादा से ज्यादा कब्जा इन्होंने शुरू कर दिया। बाय द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी, अब ये समय है अंग्रेजों का। 16th सेंचुरी द पुर्तगीज कैप्चर नॉट ओनली गोवा, अंग्रेज आने वाले थे तब तक पुर्तगीज जो थे, पुर्तगाली बोल लीजिएगा, पुर्तगीज पुर्तगाली, इन्होंने तब तक दमन, मतलब जितने भी आसपास के आप आइलैंड देखते हो, ठीक है, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश रहे हैं, दीव, ठीक है, एंड सेल्सेट, बट आल्सो अ वास्ट stretch along the Indian coast. Okay, Portuguese influence declined in India by the end of the 16th century. Decline in India by the end of the 16th century as a naval and commercial power of the France, English, and Dutch had given a strong competition. तो कहीं ना कहीं पुर्तगालियों ने बहुत सारी ऐसी जगह पे कब्जा कर लिया था, और कहीं ना कहीं जिनको कॉमर्शियल वे में अगर देखा जाए तो फ्रांस, अंग्रेजों के द्वारा, डचों के द्वारा एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देखने को मिली। अब देखिए मैंने कहा ना कि बहुत सारे यूरोपियंस आए, और इन यूरोपियंस में सबसे आगे निकलेगा कौन, अंग्रेज। इनकी थोड़ी पॉलिसी अलग थी, हालांकि पॉलिसी अच्छी थी, और इन्होंने शुरुआत में तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी दिया, मतलब अपनी सेना के अकॉर्डिंग, भारत पे कब्जा करने के अकॉर्डिंग। बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां हुई जिसकी वजह से थोड़ा ये पीछे रह गए, इनका ज्यादा नहीं रहा, ठीक है। पर पुर्तगाली पहले से आ गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने कई जगह पे कब्जा किया, अपना शासन फैलाया। और देखा जाए तो भाई 1498 में आए थे, 1505 1510 तक गोवा पे कब्जा हो गया, और 16th सेंचुरी मतलब कहीं ना कहीं 80-90 साल अच्छे से शासन किया और बहुत सारी चीजों पे कब्जा किया। तो एक अच्छा समय इनके पास था। और उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच, डेन, ये सारी चीजें अगर आप देखते हो। अब आगे देखते हैं द कंपनी, अब इसको देखिएगा। अब आ जाते हैं सीधे हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, द कंपनी रिसीव अ रॉयल चार्टर, मतलब वहां पे आप खुद ही जानते हो, आज भी अगर हम देखें तो इंग्लैंड में जो हमारे पास है वो किंग शासन है, राजशाही है, ठीक है। तो रॉयल चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ, अब ये चीज ध्यान दीजिएगा, क्वीन एलिजाबेथ, क्या लिया, रॉयल चार्टर लिया, किससे लिया, क्वीन एलिजाबेथ, इन 1600, मतलब 1600 एडी, 1600 ईस्वी में, एथराइजिंग इट टू ट्रेड इन द ईस्ट। तो भाई कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने भी देखा सुना होगा कहीं ना कहीं से कि भाई भारत में व्यापार करना, लोग फायदेमंद का सौदा बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो प्रॉफिट हो रहा है, तो क्यों ना क्यों हम भी कुछ व्यापार करें। इसके लिए क्या हुआ, रॉयल चार्टर, मतलब भाई जहाँ जिस राजा के अंडर में आप रह रहे हो वहां से आज्ञा लेनी पड़ेगी कि भाई हमें व्यापार करने के लिए दूसरे देश जाना है। तो वहां से पहली बार एक चार्टर, रॉयल चार्टर मिला, किसके द्वारा, क्वीन एलिजाबेथ एंड 1600 एडी, मतलब 1599 के आसपास ये रॉयल चार्टर मिला था, और 1600 में वहां से विदाई हो गई थी। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मतलब एक कहीं ना कहीं
राजशाही तंत्र भी था और एक कंपनी के रूप में ये स्थापित हुई थी, कंपनी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि आप देखिएगा एक समय ऐसा आएगा कि कंपनी का शासन खत्म कर दिया जाए और फिर से राजशाही लगा दी जाए। तो वो कैसे होगा, पर वहां तक पहुंचने के लिए भी बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने कहाँ लगाई? देखिए, सबसे पहले अगर हम पुर्तगीज की बात करें, पुर्तगालियों की बात करें तो कालीकट की बात करते हैं, और अंग्रेजों की बात करें तो सूरत। और सूरत कहाँ है? गुजरात। आज सूरत जो है हमारे पास कहीं ना कहीं कपड़ों के लिए, क्लॉथ्स के लिए काफी फेमस है, एरिया है। विलियम हॉकिंस, अब ये देखिएगा, ये समय जब अकबर का शासन कहीं ना कहीं खत्म हो चुका था 1605 के बाद। तो जो नया बेटा उनका, सलीम नाम तो नहीं होगा, सलीम का रियल नेम राजाओं में क्या रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टे एट द कोर्ट ऑफ जहांगीर, ये मैंने ही बता दिया, जहांगीर फ्रॉम 1608, 1608 से 1611 में। अगर देखा, विलियम हॉकिंस पहली बार राजा के दरबार में गया, व्यापारियों व्यापार के लिए कुछ जगह मांगी और बहुत सारी चीजें थी, जिसकी वजह से, अगर आप हॉकिंस नाम ध्यान रखिएगा, विलियम हॉकिंस किसके दरबार में गया था? जहांगीर के दरबार में गया था। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुगल एम्परर जहांगीर ग्रांटेड द राइट, देखिए जहांगीर ने क्या कर दिया? राइट्स दे दिए, अधिकार दे दिए कि भाई आप क्या कर सकते हो, स्टैब्लिश अ फैक्ट्री इन सूरत टू सर थॉमस रो। सर थॉमस रो के अंडर में आप स्टैब्लिश कर सकते हो सूरत में फैक्ट्रीज। किसने? जहांगीर, मुगल एम्परर, अकबर के बाद, ठीक है। 1770, अब वो समय आ गया है जब अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ चुका था। और बढ़ कैसे चुका था? क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में समय समय पर आपको ऐसे जयचंद मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो कहीं ना कहीं अपने ही अपनों की बुराई करते हैं और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं अपनों का, प्लस पूरे देश का नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा होशियार रहिए, सतर्क रहिए, ठीक है। 1717, फारूक शेयर, अब देखिए एक नया नाम आया, फारूक शेयर। फारूक शेयर confirmed the privilege granted in 1691 फरमान and extended them to Deccan and गुजरात। तो फारूक शेयर ने डेक्कन और गुजरात में भी कहीं ना कहीं परमिशन जारी कर दी कि भाई आप वहां भी देख लो, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए। अंग्रेजों को देखिए कितना सहयोग मिल रहा है, फारूक शेयर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा। और सबसे पहले जो राज दरबार में आया वो था विलियम हॉकिंस। और किसके अंडर में? गुजरात में, सूरत में फैक्ट्रियां बनाई गई तो सर थॉमस रो। ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं, अंग्रेजों की कहानी तो बहुत बड़ी है, बट पुर्तगाली आ गए, अंग्रेज आ गए, तो भैया डच लोगों की बात भी कर लेंगे। भी कंपनी है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज स्टैब्लिश इन 1602, 1602 में। 1602 में अगर हम बात करें तो 1602 में भी भाई डच कंपनी ने भारत में अपना एक आशियाना बनाया और एक कंपनी स्टैब्लिश करी। कौन सी कंपनी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए सारे के सारे यूरोपियन थे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इट वाज द फर्स्ट कंपनी टू इशू स्टॉक। फर्स्ट फैक्ट्री इनकी कहाँ थी? देखो भाई, मैंने पहले ही बताया था, पुर्तगीज कालीकट, अंग्रेज सूरत, और डच की जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो कहाँ थी? मसूलीपट्टनम। कहाँ थी? मसूलीपट्टनम। इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। डच established their settlements at मसूलीपट्टनम, कराईकल, नागापट्टनम,
पुलिकट, सूरत, चिंसुआ या चिंसुरा भी बोलते हैं, एंड कासिम बाजार। तो इतनी जगह कहीं ना कहीं डचों ने भी काफी जल्दी अपने शासन को फैलाया, फैक्ट्रियां बनाई, ठीक है, कई तरह के सेटलमेंट किए, और मसूलीपट्टनम, कराईकल, नागापट्टनम, पुलिकट, सूरत, चिंसुरा एंड कासिम बाजार में इन्होंने कई तरह से अपने व्यापार को फैलाया। किसने? डचों ने। तो डच के लिए बस इतना ध्यान रखिएगा, 1602 कंपनी का नाम है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई? तो मसूलीपट्टनम। और स्टैब्लिश सेटलमेंट किए तो कहाँ कहाँ किए, कहाँ कहाँ फैक्ट्रियां बनाई, कहाँ कहाँ पे इन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाया, तो वो चीजें यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें। फ्रेंच, अब आ गए भैया फ्रांसीसी। अब फ्रांसीसियों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज स्टैब्लिश, ये काफी लेट है। फ्रेंच काफी अपना विस्तार बनाया, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें रही जिसकी वजह से ये खत्म हो गए पहले। 1664 established, French East India Company was established 1664। The first French factory in India was established, इन्होंने भी सूरत, देखिए अंग्रेजों ने भी और फ्रेंच ने भी, फ्रांसीसियों ने भी सूरत में फैक्ट्री बनाई। डुप्लेक्स was an important French governor in India 1742। तो देखिए यहाँ पे एक फ्रांसीसी गवर्नर था, डुप्ले बोलते हैं डुप्ले। तो डुप्ले ने भी क्या किया, यहाँ पे काफी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया, किसके लिए? फ्रांसीसियों के लिए, और काफी दूरदर्शी भी था, चीजों को जानता था, और भारत में कहीं ना कहीं फ्रांसीसियों के लिए एक अच्छी सी पैठ बना दी थी, जमीन बना दी थी बसने के लिए। बट आगे कुछ ऐसी चीजें हुई। डुप्ले बिगेन द पॉलिसी ऑफ extending territorial empire in India and started political occupations, leading the series of conflicts with English in form of kinetic wars। ठीक है, किसके साथ है? इंग्लिश इन फॉर्म ऑफ kinetic wars। बैटल एट वॉन्डी वॉर्स, एक बैटल और हुई वॉन्डी वॉर्स, किसके किसके बीच में हुई, कौन था? तो अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों के बीच में। 1760, in which the lost almost all their position in India and confined to Pondicherry। तो कहीं ना कहीं जो वॉन्डी वॉर्स का युद्ध हुआ अंग्रेजों के साथ फ्रांसीसियों का, जिसमें इन्होंने काफी सारा अपना वर्चस्व, अपनी जगह खो दी, और कहीं ना कहीं पौंडीचेरी तक ही सिमट के रह गए। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों को भी काफी मेहनत करनी पड़ी, ऐसा नहीं कि आप समझ गए कि हाँ अंग्रेज तो चलो हो गया, पर अंग्रेजों ने भी काफी सारे युद्ध किए, मेहनत करते हैं तभी चीजें होंगी। अब आगे देखते हैं, सीक्वेंस ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी। अब यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस देख लेते हैं कि भाई पुर्तगीज, मैंने पहले ही बताया था, पुर्तगाली 1498, कहाँ पे? कालीकट। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पे थी बताइए, बाकी आप सब खुद बताइएगा कमेंट। तो इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, ठीक है, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, और फ्रेंच, ठीक है, डच और डेन कह सकते हैं यहाँ पे, ये डेन ध्यान रखिएगा, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, और फ्रेंच आए बाद में 1664 में। फ्रेंच कब आए? 1664 में। तो ये पर्टिकुलर डेट थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब आगे देखते हैं रिवोल्ट। अब रिवोल्ट को जानने के लिए थोड़ी सी हम बाद में कोशिश करते हैं, बट यहाँ पे चीजें देख लेते हैं, कुछ और चीजें। रिवोल्ट भी कैसे हुआ, क्या हुआ, इन चीजों के बारे में भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि रिवोल्ट, क्रांति,
कैसे हुई, क्यों हुई, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें अंग्रेजों की, अब अंग्रेजों ने इतना परेशान कर रखा था, इतना ज्यादा परेशान कर रखा था, किसी तरह से भाई सैनिक रख रहे थे, भाई जैसे भारत का सैनिक होगा वैसे अंग्रेजों का सैनिक होगा, ये भी लड़ाई लड़ रहा है मरेगा, वो भी लड़ाई लड़ेगा मरेगा। पर कहीं ना कहीं इनको नॉर्मल सी एक पैसे दे देते थे, अंग्रेजों को कई सारी सुविधाएं मिलती थी, घोड़ा मिलता था, बंदूकें मिलती थी, इनको तो डंडा भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं भारतीयों का काफी शोषण हो रहा था। जब भी कहीं सामान इंग्लैंड पहुंचाना होता था तो जहाजों के द्वारा अंग्रेज अधिकारी कम जाते थे, भारतीय ज्यादा जाते थे, और उनको कोई भी रिम्बर्समेंट मतलब आने जाने का भत्ता नहीं मिलता था। प्लस सबसे बड़ा जो रीजन बन के उभरा, सबसे बड़ा वो रीजन क्या था बच्चों, वो रीजन था गाय और सुअर की चर्बी से बने हुए कारतूस। अभी गाय और सुअर से बने हुए जो चर्बी के कारतूस थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक विरोध मेरठ में, बैरकपुर छावनी, मेरठ में एक बैरकपुर छावनी थी जहां पे मंगल पांडे के द्वारा शुरू हुआ, क्योंकि धर्म और आस्था पहले भी थी, आज भी थी और आगे भी रहेगी, जिस पे कहीं ना कहीं इंसान का अस्तित्व टिका हुआ है। और ये धर्म आस्था अस्तित्व ऐसा कोई देश नहीं है, अगर कोई कहता है कि ये देश ऐसा नहीं है, आप किसी भी देश को देखिएगा, चाहे वो क्रिश्चियन रॉयल्टी फॉलो करता हो, चाहे इस्लाम रॉयल्टी फॉलो करता हो, कुछ भी है, पर धर्म पे टिके हुए सारे देश हैं। तो धर्म एक ऐसा खाका बन के आया, कहीं ना कहीं हिंदुओं को गाय एक पूजनीय चीज थी, तो कहीं ना कहीं वो एक घृणा का पात्र बना और एक रिवोल्ट बन के उभरा, जिसको हम लोग बोलते हैं 1857 की क्रांति। इसको जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आपको बहुत सारी चीजें समझाएंगे, और ये पूरा इंग्लिश में डेटा है, इंग्लिश से ट्रांसलेट हम करेंगे हिंदी में और आपको अच्छे से समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल फॉलो करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। बाकी मैंने केवल पढ़ने के लिए बनाया है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, बाकी आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।